प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच मुलाकात हुई। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ब्रिक्स समिट से पहले दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात हुई है। रशिया के कजान में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। अर्थव्यवस्था समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। रशिया यूक्रेन के बीच जारी युद्ध पर भी बातचीत हुई है और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया कि हम शांति वार्ता की तरफ अग्रसर हैं और कोशिश यही है कि दोनों देशों के बीच जो युद्ध की स्थिति है उसमें कमी आए, वो खत्म हो जाए। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच ये मुलाकात हुई। गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया पुतिन ने और फिर यहां पर मेज पर बैठ करके बातचीत हुई है। रिप्रेजेंटेटिव्स यहां पर मौजूद रहे, भारत और रशिया दोनों तरफ से, और अर्थव्यवस्था समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत दोनों के बीच हुई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने रशिया और यूक्रेन में चल रहे युद्ध का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि हम शांति का संदेश दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच शांति बने। अर्थव्यवस्था समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई है और अब सेशन की शुरुआत भी होनी है, लेकिन उससे पहले आज सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात होनी थी। ये द्विपक्षीय वार्ता होनी थी जो कि लगभग 5 से 7 मिनट चली है और उसके बाद आज आगे का कार्यक्रम रखा गया है। और भी देश जो ब्रिक्स का हिस्सा है और धीरे धीरे जो एक्सटेंड होते हुए जो और देश ब्रिक्स के साथ सम्मिलित हुए हैं उनके बीच भी आज चर्चा होने वाली है। लेकिन कुछ अहम मुद्दे हैं जिस पर बातचीत होनी है। करेंसी को लेकर के ये एक अहम मुद्दा है जो हमेशा भारत की तरफ से भी उठता रहा। इसके साथ ही कुछ और देश जो ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, यानी कि ब्रिक्स के एक्सटेंशन की बात भी आज होनी है। तो ब्रिक्स सम्मेलन में इस समय प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति पुतिन से उनकी मुलाकात होती है, द्विपक्षीय वार्ता होती है, कई अहम मुद्दों पर उनकी बातचीत हुई। व्यापारिक रिश्ते रशिया के साथ भारत के बहुत अच्छे हैं और पुराने हमारे संबंध हैं। ऐसे में उन संबंधों में और प्रगाढ़ताएं, यही कोशिश भारत और रशिया दोनों की तरफ से है। शांति स्थिरता के लिए हमारी कोशिश रहेगी, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया। वहीं पुतिन ने यह भी कहा कि आपसे मेरी कई बार इस मुद्दे पर बातचीत हो चुकी है, हमने टेलीफोन पर भी बात की और हमारी मुलाकात भी हुई है। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी शांति दूत बनकर के कजान इस समय पहुंचे हैं और आगे ये मीटिंग सभी होनी है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अदिति, जो संदेश भारत को देना था, जो संदेश प्रधानमंत्री मोदी के जरिए जाना था, वो वहां उस मेज पर पहुंचाया जा चुका है। लेकिन संबंधों का जब भी जिक्र होता है तो यहाँ चाइना भी है जिसमें भारत में जहां वो दखल अंदाजी करता है। ब्रिक्स समिट का ओवरऑल अगर नजरिया समझना चाहें, ओवरऑल क्या कुछ हो रहा है और क्या होने की उम्मीद है? आप ब्रिक्स समझना चाहें तो आप सबसे पहले देखिए, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अभी बायलैटरल मुलाकात के बाद जिन रिश्तों का जिक्र किया, जिन दोस्ती की मित्रता का जिक्र किया, वो केवल कजान में या रशिया तक मैसेज नहीं है, दुनिया भर का मैसेज है। और अगर टू बी स्पेसिफिक, ये अमेरिका के लिए एक बड़ा मैसेज है। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले दिनों जिस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, भारत ने इसको यूनिपोलर, बायपोलर से मल्टीपोलर जो इस पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को बनाया है, पायदान दर पायदान भारत अपनी मित्रता, अपनी संस्कृति और ट्रेड और बिजनेस के माध्यम से जो रिश्ते प्रगाढ़ किए हैं। आप देखिए कि कभी ऐसा होता है कि अगर छोटे देश भी भारत की तरफ देख रहे हैं, रशिया जैसा देश भारत से मित्रता के लिए उत्सुक है, और इसके साथ साथ अब चाइना अपने आप को बैकफुट पे लाने को तैयार है। वो चाइना जो अपने कर्ज की नीति के साथ सभी देशों की बॉर्डर्स को, अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाना चाहता है और भारत को घेरना चाहता था। अब ब्रिक्स सम्मेलन वैसे तो बहुत खास है क्योंकि उसमें डेवलपमेंट के साथ साथ हम बात करते हैं फाइनेंशियल की और बॉर्डर सिक्योरिटी की। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात इसलिए है कि जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं ब्रिक्स को लेकर उत्साहित हूँ, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पूरे दुनिया का 35% जो फाइनेंस गवर्न करता है वो कंट्रीज यहाँ पर है। 35% इकोनॉमी गवर्न करने वाली कंट्री इस दुनिया की ब्रिक्स का हिस्सा है। तो ये अपने आप में खास है। अब आपको बता दें, रूस रवाना होने से पहले भी प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा, वो बात इसलिए याद करते हैं क्योंकि आज शाम को ब्रिक्स सम्मेलन का स्वागत समारोह होगा जिसमें प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और कल इसका शुभारंभ होगा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए इसे प्रमुख वैश्विक जो है विकासात्मक डेवलपमेंट मुद्दों पर बातचीत के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया। मॉस्को से लगभग 900 किलोमीटर दूर कजान की अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर जब वो निकल रहे थे, तब उन्होंने बताया कि ब्रिक्स कितना महत्वपूर्ण है और इसका जो बैठक है उसकी महत्वता पर उन्होंने प्रकाश
डाला। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा था कि उनकी यात्रा भारत और रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त राजनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगी। अब आपको बता दें कि डिनर के साथ शुरू होगा ब्रिक्स समिट और विश्व के बड़े नेताओं के बीच होगी बातचीत। रूस की सरकारी जो मीडिया है, वहाँ का जो अखबार है, उसके मुताबिक भी ये जो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन शाम को सभी नेताओं के लिए एक दोस्ताना रात्रि भोज के साथ शुरू होगा। बिल्कुल और देखिए, ब्रिक्स का मकसद ही यही है कि संबंध और प्रगाढ़ हो इन देशों के बीच में, और युद्ध की जो स्थिति इस समय पूरी दुनिया में बनी हुई है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाए, और इसलिए शांति वार्ता का जिक्र भारत की तरफ से किया जाता है। वहां पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा क्या है, जरा आपको एक बार सुनाते, फिर आपको अदिति के पास ले चलेंगे। मैं आपकी मित्रता, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये तमाम बातें वहां पर कही गई है, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कजान यानी रशिया और भारत के संबंध पहले कैसे रहे हुए हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने शांति वार्ता का भी जिक्र किया, और व्यापारिक संबंध जो कि रशिया और भारत के हमेशा से रहे हैं वो और मजबूत कैसे हो, उसमें और मजबूती कैसे आए, इसका जिक्र यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज पहुंचते हैं कजान, और फिर उनकी मुलाकात पुतिन से होती है, और फिर द्विपक्षीय वार्ता होती है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कजान में जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं तो फिर भारत और रशिया के बीच के संबंध के साथ साथ भारत के संबंध और भी अलग देशों के साथ कैसे हों, और युद्ध की परिस्थितियों को कंट्रोल कैसे किया जाए, कोशिश इस पे। आलोक बंसल, फॉरेन एक्सपर्ट, इस समय हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सर, ब्रिक्स में जो तस्वीर निकल करके सामने आई है, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो वक्तव्य दिए गए हैं, साफ है कि एक तो शांति की वार्ता का जिक्र हम करते हैं, शांति वार्ता की तरफ भारत अग्रसर है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत अब बॉस बन गया है, प्रधानमंत्री मोदी बॉस बन गए हैं। क्योंकि अगर 10-15 साल पीछे हम जाए तो भारत की शायद यही स्थिति कम से कम ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर या फिर फॉरेन प्लेटफॉर्म पर नहीं थी। तो देश में कितना बदलाव हुआ, और देश के संबंध जो है जियोपॉलिटिकल, उसमें कितना बदलाव आप देखते हैं? देखिए, जहां तक सवाल भारत का ब्रिक्स में सम्मिलित होना, ये तो हम इसके बहुत बड़े वो हैं, और भारत की खूबी ये है कि भारत ब्रिक्स का भी सदस्य है और पश्चिमी देशों से भी उसकी मित्रता है। और इस दौरे की जो प्रमुख बात है वो ये है कि शांति वार्ता की बात की है। मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने जो एक कार्यक्रम शुरू किया था रूस और यूक्रेन के बीच में शांति स्थापित करने का, वो मेरे ख्याल से आगे बढ़ता जा रहा है, और जिस दिन ये शांति स्थापित हो जाएगी पूरा विश्व भारत का प्रभुत्व मान लेगा। जहां तक सवाल हमारा रूस से संबंध का है, तो रूस से हमारे प्रगाढ़ संबंध रहे हैं, दशकों पुराने संबंध है। रूस ने हमेशा हम मुसीबत के समय भारत का साथ दिया है, और इसीलिए भारत और रूस के जो संबंध हैं वो काफी प्रगाढ़ हैं। और भारत का जनमानस जो है अपने आप को रूस के साथ एसोसिएट करता है। शायद ही आपको भारत के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसे रूस के साथ अच्छे संबंध होने पे संदेह हो। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। व्यापार हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, हम तेल का और कच्चे तेल का आयात भी कर रहे हैं रूस से, और आने वाले समय में जो कंज्यूमर गुड्स जो भारत में बनते हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा स्कोप है रूस के अंदर। जैसा कि सोवियत संघ के दौरान होता था, भारत से बने हुए कंज्यूमर गुड्स सोवियत संघ में जाते थे, आने वाले समय में भी ऐसी संभावना है कि हमारे जो निर्यात है रूस के लिए वो बढ़ेगा, और रूस से आयातित तेल तो बढ़ ही रहा है। इसके साथ साथ आलोक जी, मैं यहाँ जिक्र चाइना का भी करना चाहूँगी, क्योंकि ब्रिक्स की आज शुरुआत हो रही है, और कल ही हमने देखा कि LAC पर कुछ बदलाव की जो उम्मीद है वो जाहिर की जा रही है। कहा जा रहा है कि दोनों तरफ से जो सैनिक है वो पीछे हटेंगे। ब्रिक्स शिखर समिट में जब इनकी मुलाकात होती है, जब जिनपिंग वहाँ पर मौजूद होंगे, तो क्या हमेशा की तरह ये मुद्दे उठाए जाएंगे, और क्या हमेशा की तरह सिर्फ कह करके चीन जो है वो वहाँ से निकल जाएगा, या इस पर काम भी होगा? क्योंकि अब जो देश का एक पूरा जनाधार आप कह सकते हैं वो बदलता हुआ नजर आ रहा है, भारत के प्रति रवैया बदलता हुआ नजर आ रहा है।
देखिए, जहां तक सवाल चीन से संबंधों का है, कल की जो वार्ता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विदेश सचिव ने कहा कि हम जो है डीएस्केलेशन होगा। उसके बाद चीन की ओर से भी बयान आया है कि हम भारत के साथ संबंधों के सामान्यीकरण की तरफ कार्य कर रहे हैं। तो मुझे आशा लगती है कि इस मीटिंग से पहले एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट, वातावरण तैयार हुआ है, और इसके चलते मुझे लगता है कि इस मीटिंग के दौरान दोनों देशों के नेताओं के बीच में वार्ता संभव है, और इस वार्ता के भी काफी दूरगामी परिणाम होंगे। और इस वक्त जैसे कि भारत की पश्चिमी देशों के साथ, विशेषकर कनाडा और कुछ हद तक अमेरिका के साथ तनातनी चल रही है कुछ मुद्दों को लेकर, मेरे को लगता है कि रूस और चीन इस समय भारत से संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ करने की चेष्टा कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो फिर ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो जियोपॉलिटिकली देखने को मिलने वाला है। आलोक जी, G7, G20 जैसे गुटों को भी जोड़ने की कोशिश हो रही है, या फिर ये कह सकते हैं कि वो जुड़ना भी चाहते हैं, तो इससे क्या आपको लगता है, अगर कंट्री वाइज हम देखें तो जैसे कि इजिप्ट जो है, इजिप्ट भी जुड़ना चाह रहा है ब्रिक्स से, यूएई जुड़ना चाह रहा है, तो इससे भी कोई फायदा मिलता हुआ नजर आता है? और भारत के लिहाज से अगर देखें तो क्या खास है ये? बिल्कुल, मिस्र और यूएई जो है, संयुक्त अरब अमीरात, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्र हैं, और इनके साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। भारत जो है मध्य एशिया में अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और उसमें जो हमारे दो प्रमुख साथी होने वाले हैं, एक तो संयुक्त अरब अमीरात है, जिसके साथ हमने काफ़ी सारे हमारे व्यापारिक संबंध बहुत प्रगाढ़ हैं, व्यक्ति टू व्यक्ति जो व्यक्तिगत संबंध हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, और ये भी अब अच्छे हो रहे हैं। पुतिन ने जब यहाँ पर बातचीत हुई है प्रधानमंत्री मोदी से, आलोक जी, तो उन्होंने कहा कि आपकी तरफ से शांति वार्ता की बात पहले भी कही गई है, हम इस मुद्दे पे पहले भी फोन पर बातचीत कर चुके हैं। हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि रही है वो शांति दूत के तौर पर बढ़ी हुई है और लोगों तक पहुंची भी है। अब ऐसे में रशिया की जो इस समय स्थिति है और रशिया यूक्रेन के बीच जो स्थिति है युद्ध की, क्या आपको लगता है कि आगे ब्रिक्स समिट के बाद उसमें कुछ कमी देखने को मिलेगी, युद्ध की परिस्थिति कुछ हद तक सॉल्व होगी? देखिए, इस समय दोनों ही राष्ट्र नहीं चाहते कि युद्ध हो, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि दोनों ही राष्ट्र जो हैं युद्ध में झुक चुके हैं। दोनों को कोई ऐसा फिग लीफ चाहिए कि जिसके अंतर्गत वो युद्ध खत्म कर सके, और वो भारत ही प्रदान कर सकता है। भारत उनको वो एक मौका दे सकता है कि जिसके अंतर्गत दोनों राष्ट्र शांति के लिए तैयार हो जाएं। और अगर ये हो जाता है तो ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और मुझे लगता है कि अगर रूस यूक्रेन शांति समझौते को लाने में प्रधानमंत्री मोदी सफल होते हैं तो वो एक नोबल शांति पुरस्कार के प्रबल दावेदार होंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी, क्योंकि चर्चाएं इसको लेकर के भी हुई है। बहरहाल जो स्थिति है इस समय वो युद्ध की बनी हुई है रशिया और यूक्रेन के बीच, लेकिन भारत की भूमिका बहुत अहम रही है। और आलोक सर, मुझे लगता है आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि जैसे ही युद्ध की शुरुआत हुई उसके बाद इंटरफेरेंस भारत का हुआ, और जाहिर है शांति की बात हमेशा से भारत करता रहा है, और यही कहा गया है कि हम बुद्ध की धरती से आते हैं, हम हमेशा युद्ध की बात नहीं करते, इनफैक्ट हम कभी युद्ध की बात नहीं करते, हम बात करते हैं शांति की। तो अगर आप पूरे दुनिया में देखें और दुनिया व्यापी अगर इस पूरे मानचित्र का जिक्र करेंगे तो हमने देखा है कि युद्ध की स्थिति सिर्फ रशिया और यूक्रेन के बीच नहीं है। इस समय ऐसे हालात बन चुके हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 की भी लोग बातें कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? संगठन तो अलग अलग है, G7 हो गए, G20 हो गए, ब्रिक्स हो गए, अलग अलग देश उससे कनेक्ट भी हो रहे हैं, लेकिन अगर जियोपॉलिटिकली इसको कनेक्ट करने की कोशिश करें तो ये मैसेज कहाँ कहाँ जा रहा है? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अगर एक शांति समझौता सफल होता है तो उसके बाद भारत वो इनिशिएटिव लेगा जिसके साथ हम अन्य जो कॉन्फ्लिक्ट प्रोन जोन्स हैं वहाँ पे भी हम शांति स्थापित कर सकें। पर मेरे ख्याल से ये रूस यूक्रेन का युद्ध अगर खत्म हो गया तो जो तृतीय विश्व युद्ध की जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल बेमानी हो जाएगी, और फिर उसके बाद भारत जो है मध्य पूर्व में इजराइल फिलिस्तीन समस्या में भी शांति की ओर दोनों देशों को ले जा सकता है, और एक दीर्घकालीन शांति स्थापित करने के लिए दोनों राष्ट्रों को आगे ला सकता है। और इस दुनिया में जो युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं उनको दूर करने में विश्व अपनी शांति दूत की जो पोजीशन है उसको और ज्यादा सुदृढ़ कर सकता है। जी, आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। तो देखिए, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आगाज हो चुका है।